मेन कीवर्ड्स जो है यहाँ पे वो ये है, टैक्सेबल बिजनेस इनकम है, एग्जेम्प्ट सैलरी वाली इनकम होती है, 100% एग्जेम्प्ट हो जाती है, टैक्स ट्रीटी है और उसकी सैलरी है, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बिजनेस इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट है ही नहीं, चाहे वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो, चाहे वो तीसरा वाला कौन था, सैलरी है, वो तो तीसरा है, फॉरेन सैलरी है। तो बिजनेस इनकम के केस में जो है आपको वो रिबेट ही कैलकुलेट करनी पड़ती है फॉरेन से, और टैक्स ट्रीटी भी नहीं है इसकी। तो कीवर्ड जो आपने पकड़ना है बिजनेस इनकम, और टैक्स ट्रीटी तो आपने पकड़ लिया था, बिजनेस इनकम भी पकड़ना। कितनी अमाउंट है? 1.5। अच्छा, इसके बाद क्या है? 2 लाख रुपए टैक्स देना। अच्छा सही है, उसके बाद ज़कात है, फिर डोनेशन है, और लास्ट क्या है? अच्छा, घर ही हाउस होल्ड फर्नीचर उसने डोनेट कर दिया, सही। तो मतलब इनकम का मामला हो गया यहाँ पे ख़त्म। कोई टोटल करेगा मेरे लिए? कितना हो जाएगा? 15, 30, 31 और 51 हो गया है। 51 लाख रुपए होगा ना, 20 लाख, 16 लाख, 1 करोड़ 60 लाख है सर। ओह इतनी ज़्यादा सैलरी है। ओह खैर खैर तो बोला यार कम होगी सी। 1 करोड़ से 1 करोड़ 95 लाख है। कितने ज़ीरो आ रहे हैं बताइएगा? 186। एक बार बता दो भाई। 195 होगा ना सर, 20 लाख और 116। क्यों आपके पास क्यों आ रहा है ऐसा? क्या किया आपने? सर 195, मेरा भी ख्याल यही है 195 होगा, इनसे पूछ लेते हैं। 160 और 20, 180, 180 और 15, 195। हाँ तो ये क्यों बोलनी है आप, क्यों बोलनी है 165? क्या किया था आपने? क्या 195? और आगे कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5। सही हो गया? ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि अच्छा ये जो डी पॉइंट है, डी, इसके साथ क्या किया जाए सलूक? सर ज़कात में जो ज़कात ही आल्सो पेड टू रिलेटेड। सर जो 70,000 है ना, हाँ वो जो है वो आप जो है डिडक्ट करेंगे, सही है। और जो 230 है ना, वो आप वो उसका कुछ भी नहीं होगा। क्यों करेंगे ऐसा? ये क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने यहाँ रिलेटिव्स लिख दिया ना, ये अंडर दिया है और दूसरी रिलेटिव को दी है, तो रिलेटिव वाली तो हम नहीं देते। तो डायरेक्ट डिडक्शन का क्या मतलब है? डायरेक्ट यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ इसको। कितनी अमाउंट है? अबे यार 70,000 में माइनस होगा, इसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। कितना हो गया भाई? सर 1 लाख 1 करोड़। अब नंबर बताओ, ऐसे नहीं बताओ। 194 और 93 एक मिनट, एक बता दो। 194 93 000। देखो सही है नंबर ये, 19493। ठीक है। भाई तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो रही है। बोल रहा था 19433 और 0 30,000 है लास्ट में, और 9 हटा देंगे बीच का बस। सही हो गया? चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बताइए पॉइंट ई। अच्छा अब ई का बताएं, ई के साथ क्या किया जाए? तो आप रिबेट रिबेट लेंगे। प्राइवेट
और एफ के साथ क्या करेंगे? सर एफ के साथ भी रिपीट ही देंगे। एफ के साथ भी रिपीट ही देंगे, लेकिन ई में ना मुझे एक मसला लग रहा है। सर मेरे ख्याल से ई का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो चैरिटेबल अप्रूव तो कर दिया ना सर। लेकिन तो ये एक बात लिखी है, इंस्टीट्यूशन इन कैश, तो मेरा ख्याल है मुझे सर विच ई है, नीचे लिखा हुआ विच ई है द प्रॉपर रिसिप्ट। हाँ, सर प्रॉपर रिसिप्ट तो है। तो फिर लेंगे, हम लेके देख लेते हैं। सर सॉरी इसके पीछे की नहीं है। अच्छा, अब लेंगे किस तरह मुझे याद नहीं आ रहा, वो पीछे उससे क्या। इनकम उनकी सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम टोटल इनकम पे जो है वो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब केस को ये कौन सा बनेगा? नज़र ही आ रहा है कि ये जो केस है वो सैलरी वाला है, सैलरी इनकम बनेगा। 75% के ऊपर ही जाएगा वो। 1 करोड़ 60 लाख रुपए तो वहीं पे है ना। सैलरी इनकम निकालेंगे। अच्छा, वो वाली बात भी देख लेते हैं, कैश वाली बात भी देख लेते हैं। मुझे याद आ रहा है कैश जो होता है ना वो एलिजिबल नहीं होता। अच्छा जी, जल्दी से ना कैलकुलेट करें। ये मैं आपको चार्ट खोल देता हूँ, टैक्स कैलकुलेट करके बताएं मुझे। बोलो सर किस प्राइस के बने? 190 लिखो, 190 चार्ज है सही है, माइनस कर दो इसके अंदर से 1 1 करोड़ 20 लाख 1 2 और 6 जीरो ओके। 74 लाख 30 हज़ार का 35%। 15 लाख ये है इसका भी है ना, कितना बनाना राइट? हो गई कैलकुलेट? हो रहा है कैलकुलेट या मैं करूँ हेल्प? मेरे पास 5 फिगर 5 आ रहा है।
अच्छा भाई, क्या किस तरह निकाली? सर ऐसे निकालिए कि आपने 1,20,00,000 का तो हमारे पास फिक्स्ड 29,55,000, ठीक है। फिर हम जो अब इससे एक्सीड जितना भी अमाउंट कर रहे हैं वो आपका बन रहा है 74 लाख, कितना बन रहा है? आपने किया क्या? आपका टोटल अमाउंट कितना था? 1,94,30,000 रुपये। सही है, 1,20,00,000 रुपये पे ये अमाउंट ले लिया, ये निकाल दिए हमने फिलहाल। सही है। और रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर 35% लगा लिया, ठीक है। ऐसे ही किया, कितना आ गया? इसकी अमाउंट बताते हैं आप, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, मैं बताती हूँ। नहीं कर ली ना आप लोगों ने कैलकुलेशन? सर ये टोटल हमारे पास आ रहा है 55 बस सही है। 5 times 5 5 टाइम 5 लिखे। एक मिनट, 5 5 5 5 कितना? 5 बार 5 और 2 बार 0। हाँ या कितना बन गया ये? 5,55,55,500। हाँ ये बहुत ज़्यादा नहीं टैक्सेबल इनकम। नहीं सही है, देख लेते हैं अभी, सॉल्यूशन में देख लेंगे कहाँ मिस्टेक की है, अभी खुद से तो करें। अच्छा जी, ये आ गई आपकी टैक्स टैक्सेबल इनकम आ गई, टैक्स लायबिलिटी आ गई। सही है। अब आपने सबसे पहले कौन सा रिबेट कैलकुलेट करनी है? सर सबसे पहले तो हमें रिबेट लेनी है, लाइक वो जो हमने डोनेशन किए, नहीं, डोनेशन की थी इसमें और ऊपर है, ये रहा, सही है। अच्छा, सबसे पहले कौन सी रिबेट कैलकुलेट करेंगे? सर डोनेशन की करेंगे। आप बताइए, और कोई? सबसे पहले डोनेशन की करेंगे। और कोई है भी तो नहीं? ये साहब टीचर भी तो हैं, फुल टाइम टीचर भी तो हैं भैया, तो 25% वाली रिबेट कैलकुलेट करनी है, वो कर लेते हैं। तो इसकी रिबेट किस तरह कैलकुलेट होगी, कौन बताएगा? सर टैक्सेबल इनकम। अब 1,60,00,000 के ऊपर टैक्सेबल इनकम आप निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? सर टैक्स लायबिलिटी अपॉन टैक्सेबल इनकम। नहीं ना, पहले तो 1,60,00,000 के ऊपर टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकाले ना। 1,20,00,000 रुपए पे कितनी थी? 1,20,00,000 थी हमारे पास, 29,55,000। सर वो मैं मोबाइल में खोल लिया। हाँ यार, वो तो है ना, मैंने भेजा हुआ है ना, ये वहाँ खोल लो। और आगे वाला रेट क्या था? 35%। प्लस 29,00,000, 43,55 आ गया। अब इसका जो है 25% जो है वो क्या हो जाएगा? रिबेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.25, 10,88,000 रुपये क्या हो गया? यहाँ से लेस कर देंगे। कितनी बची? 44,66,750। सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ज़कात को हमने पहले ही डिडक्ट कर दिया। अच्छा, इसमें ना मैंने आप लोगों को एक चीज़ उसमें मिस होती चली गई थी, मैंने वहाँ पे अभी पीछे जाके मैं थोड़ी देर रुका था, मैं इसी को कंफर्म कर रहा था। वो जो मैंने आप लोगों को खुद पढ़ने के लिए जो चीज़ें बोली थी ना, उसमें एक पॉइंट था, वहाँ पे ये हमसे मिस हो गया था। वाली लाइन पढ़िएगा। ये सब यहाँ पे देख लें ज़रा, ये इंपॉर्टेंट है। वॉलंटरी
contribution of subscription in cash through banking channel or in बस रुक जाए, सब्सक्रिप्शन इन कैश थ्रू बैंकिंग चैनल, यहाँ उसने क्लियर कंडीशन लगाई है कि प्रॉपर रिसिट हो चाहे कुछ भी हो, आपने कैश में लेकिन बैंकिंग चैनल जो आप कैश भी किसी को अगर देंगे तो वो बैंकिंग चैनल से होगा, तभी वो रिबेट के काबिल होगा। सही हो गया? मतलब सर कि अगर लाइक मतलब चेक या आप जो बॉन्ड देते हैं उस तरीके से चाहिए, चेक से आपने दिया तो ठीक है ना, बैंकिंग चैनल से तो दिया। कैश मतलब वही ना, हाँ। कैश ही कहलाता है। हाँ सही है। तो अब जब हमने वो लाइन पढ़ ली, वो सेक्शन पढ़ लिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हम इस पे रिबेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सबको ये बात क्लियर हो गई? अच्छा ये वाली जो है लास्ट वाली, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी है, ही डोनेटेड हिज हाउस होल्ड फर्नीचर टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फेयर मार्केट वैल्यू एस्टिमेटेड एट ₹10,50,000। तो क्या करें हम, कौन सी अमाउंट लें रिबेट के लिए? फेयर मार्केट वैल्यू लें। अदर आइटम के अंदर फॉल कर रहा है, गाड़ी नहीं है, इंपोर्टेड आइटम नहीं है, यहाँ से उसने कुछ परचेज नहीं किया, लोकली मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं है, तो अदर आइटम के अंदर है, फेयर मार्केट वैल्यू उसने दी भी है, डायरेक्ट इस पर रिबेट कैलकुलेट कर लें। इस पर रिबेट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला था, वैल्यू ऑफ द डोनेशन और 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। वो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ डोनेशन क्या है, 10 लाख दूसरा अमाउंट 30% ऑफ कितनी हो गई? अब कौन से अमाउंट का 30% लेंगे? जो रिबेट सर ये रिबेट के बाद लेंगे टैक्स लायबिलिटी भी लेंगे, इसका लेंगे। तो मतलब पहले जितनी बार भी हम लोग इस पे रिबेट ले रहे हैं, लेकिन हम लोग जो टैक्स लायबिलिटी लेंगे उस पहली वाली लेंगे। ये मैं अभी बताता हूँ। अभी जो टैक्सेबल इनकम जो है ना, वो ये है, इसका लेंगे 30% इसका लें। वो मेरा ख्याल है यही आएगा, यही अमाउंट ही रिबेट के काबिल होगा। सर ये टैक्सेबल इनकम तो ये तो टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। ये बेटा, ये है ना टैक्स लायबिलिटी, तो ये जो हमने डिडक्शन के बाद जो कैलकुलेट की। 5829 सही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लियर तकरीबन 58 लाख रुपए निकल के आ रही है ना। तो एलिजिबल अमाउंट तो लोअर ऑफ हमने लेनी है, 10 लाख ही तो 10 लाख ही लेंगे। अब इस 10 लाख रुपए के लिए क्या करेंगे हम, टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ये वाला अमाउंट होगा। सही है, क्या अमाउंट आया? ऐसे कैसे हो सकता है? थ्री लाख सर, ये तो बहुत ही कम है। 300 3,20,000 3,220 रुपये। सही है, तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। सही है, वो जो भी बचेगा ठीक है, जो फाइनल अब जो बचेगा, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, अब जो बचेगा वो आप की टैक्स लायबिलिटी होगी। कैलकुलेशन समझ में आ गई? 20 नंबर का ये तो छोटा है, बहुत बड़ा होता है। इससे थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा बड़ा आता है। हाँ मतलब ये 50% होगा, 40% होगा। 40% है। हाँ अप्रॉक्स 30-40%। सर आधे से आधे से ज़्यादा होगा फिर। हाँ अच्छा, कैलकुलेशन सारी समझ में आ गई है, करनी समझ में आ गई है। मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ हुआ है ऊपर नीचे मसला। खैर बहरहाल सॉल्यूशन आपके पास है, कैलकुलेशन समझ में आ गई है।
मेन जो क्रक्स था वो समझ में आ गया ना, जो मकसद था समझाने का। हम देख भी लेते हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपका एक सवाल था कि हमेशा हम यही लेंगे। हमने अभी तक जो है 4 रिबेट्स पढ़ी हैं, उसका मैं आपको जवाब दे दूं, फिर हम क्लास एंड करते हैं। सबसे ऊपर आ जाते हैं महबूब, सबसे पहले फॉरेन टैक्स, ये रही। अच्छा, ये 4 हमने पढ़ी हैं, फुल टाइम टीचर अलाउंस, टैक्स क्रेडिट, फॉरेन टैक्स क्रेडिट और फिर टैक्स क्रेडिट। और टैक्स क्रेडिट के अंदर ये सब है। इसमें से हमने चैरिटेबल डोनेशन पढ़ ली, अप्रूव्ड पेंशन फंड पढ़ ली, और ये 4 हमने नहीं पढ़ी, ये आगे के चैप्टर में आएंगी। अच्छा, अब ये चीज़ समझ लें, आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो तो सेम ही रहेगी, लेकिन आपने देखा टैक्स लायबिलिटी हर रिबेट के बाद चेंज हो रही है। सही है? तो अब ये सवाल पैदा होता है, जो आपने उस सवाल का आधा हिस्सा पूछा था कि क्योंकि आप उस वक्त तक हमें इतनी बात पता थी कि हम कौन सी टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम हर बार एवरेज रेट के लिए ले रहे होंगे। इन 3 के अंदर जो है वो हम ले रहे होंगे, टैक्सेबल इनकम तो सेम रहेगी, उसमें तो चेंज आएगा नहीं इतना डिडक्शन के बाद। टैक्स लायबिलिटी हर रिबेट के बाद चेंज हो रही होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट होगी फुल टाइम टीचर अलाउंस की रिबेट, उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो यूज़ की जाएगी सेकंड वाली के लिए। मतलब यहाँ पे जो हमें यूज़ करनी चाहिए थी वो ये यूज़ होगी। हाँ, इन 3 में सीक्वेंस वाइज चलेगा। ये मैंने इसी वजह से यहाँ पे रोक लिया था और मैंने वो डाली ताकि आपको अब ये याद रहेगा। मिटाने के बाद ना चीज़ जहन में बैठ जाती है। तो सवाल पे मुझे क्लिक कर गया था कि ये बात बताने वाली है। लेकिन इन दोनों में जो लास्ट वाली टैक्स लायबिलिटी होगी वही यूज होगी। सबसे पहले आपने फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट किया, माइनस कर दिया, ये आ गई। अब अगर महबूब सेविंग की होती 44 लेते और महबूब सेविंग सर्टिफिकेट की कैलकुलेट कर लेते रिबेट, वो निकाल लेते। जब फॉरेन होती तो महबूब के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आई है वो यूज करते। फिर चैरिटेबल डोनेशन के लिए फॉरेन वाली निकालते, और जब अप्रूव्ड करते ना तो फिर यही वाली यूज करते। हाँ, उनके पार्ट्स हैं, उनमें फिर फॉरेन के बाद वाली जो टैक्स लायबिलिटी है वो यूज करेंगे। सबको ये बात क्लियर हो गई? जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ये ऑर्डर में चलेगा। सबसे पहले आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली, पहली फुल टाइम टीचर अलाउंस की रिबेट निकाली, तो वो रिबेट माइनस हो गई टैक्स लायबिलिटी में से, एक नई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब जब एवरेज रेट आपने बनाना है तो आपको टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम करना है। तो टैक्स लायबिलिटी आप सेकंड वाली लेंगे जो आफ्टर फुल टाइम टीचर अलाउंस आई है, फॉर कैलकुलेटिंग महबूब सेविंग सर्टिफिकेट की रिबेट। जब महबूब सेविंग सर्टिफिकेट की रिबेट निकाल लेंगे तो फिर थर्ड एक टैक्स लायबिलिटी बन चुकी होगी, कम होके आ गई होगी। तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए एवरेज रेट निकालने के लिए आप महबूब के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आई है वो यूज करेंगे। फिर फॉरेन टैक्स के बाद एक चौथी टैक्स लायबिलिटी आ गई होगी। तो चैरिटेबल के लिए और इसके लिए यहाँ पे जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वही यूज होगी, फिर दोबारा वो रिड्यूस नहीं होगी। क्लियर?